आज बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल, जो कि पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इन सारे नामों से भी आपको अलग अलग जगह पे मिल जाएगा। अब एक बात आप ध्यान से सुनेंगे। आप पीजीटी केमिस्ट्री आप किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, पीजीटी केमिस्ट्री हो, वो चाहे DSSS हो या फिर अपना जो अभी EMRS वाला एग्ज़ाम होना है उसकी हो, चाहे वो NVS KVS हो, अपना एस्टेट हो मेनली, ठीक है, क्या हो, एस्टेट की हो, या अभी जो अपना किसका होना है HPSC जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना है, HPSC का जो एग्ज़ाम होना है, ये सब के लिए सारी चीज़ें एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, अगर आप इसका सिलेबस देखें उठा के, ठीक है, और आप HPSC वाला देखें, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। तो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें काम की रहेंगी, क्योंकि केमिस्ट्री कहीं बदलने वाली तो है नहीं। सबको ये पता है भाई 11th-12th का होगा, कहीं पे एडिशन में टॉपिक्स हो जाते हैं, सिर्फ हमें उनका डिफ्रेंशिएशन करना है कि भाई किसमें कैसे अलग टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हमें जो टॉपिक दिया जाता है वो दिया जाता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, इन सारी चीज़ों की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट रहे वो कौन थे बच्चों, डॉबर आइनर उनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और जो हो सकता है कई चीज़ें टू दी पॉइंट बिल्कुल ना लिखी जाए, तो अपनी जो नोटबुक होती है या फिर आपके पास कोई भी बुक है, ठीक है, आप बेसिक उनको लेके बैठेंगे। चीज़ें आपको, एक्सेप्शंस यहाँ पे मैटर करते हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, वो आपको नोट करने हैं, वो आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट लिखवाए जाएंगे और सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, लॉ ऑफ ट्राइड जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, किसने दिया? डॉबर आइनर ने दिया था। ट्राइड्स क्या है? तीन चीजों का एक ग्रुप हो जाता है, तीन एलिमेंट का ग्रुप हो जाता है बच्चों। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से और क्या, तो पहली बात तो उन्होंने बात बोली कौन कौन से ट्राइड उन्होंने दिए, वो सारी चीजें हमें देखनी है। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने ग्रुप बनाया, जैसे लिथियम का बनाया, साथ में फिर सोडियम है और फिर क्या है, पोटेशियम है। उन्होंने कहा कि भाई जो एक्सट्रीम, जो राइट है मतलब ऊपर वाला और ये नीचे वाला, उन दोनों का अगर आप एवरेज लोगे तो सेंटर वाले का मास आ जाता है, और तीनों की जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर रहेंगी, आपस में मेल जोल खाते हुए मिलेगी। ठीक है, और किसके बेसिस पे? एटॉमिक जो वेट होता है उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, इनको क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इसमें ये हो जाता है कि आप जो एटॉमिक वेट होता है मिडल एलिमेंट का, वो अर्थमेटिक मीन होता है जो दो एलिमेंट बच गए उनका। ठीक है, एक तो आप ये याद रखेंगे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। किस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है वो आप ध्यान से देखते जाएंगे। क्या बोलते हैं वो, कि भाई आपको ट्राइड दे देंगे, इनमें से बोलेंगे कि कौन सा इसमें से डॉबर आइनर ने नहीं दिया था। ठीक है, तो आपको ये तो पता होनी चाहिए कौन कौन से दिए हैं। तो एक तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला हो गया, और फिर कौन सा हो जाता है आपके पास, कैल्शियम। ये आपको सारे ध्यान से देखने हैं। ये आपके पास, ये क्या लिख रहे हैं, स्ट्रोंशियम लिखना बच्चा है यहाँ पे, SR लिखना स्ट्रोंशियम, और फिर लिखोगे बैरियम। ठीक है, ये भी उस ट्राइड में आता है। फिर आ जाता है आपके पास फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, और ये आपके पास एंटीमनी हो जाता है। फिर आता है क्लोरीन, ये ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी आता है ट्राइड में, ये भी आता है। फिर एक आपके पास क्या आता है, सल्फर, सेलेनियम और एल्यूरियम। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको पता है, फेलियर तो इनकी होनी ही होनी है, क्योंकि एटॉमिक वेट ले रहे हैं सारे के सारे, तो आप ये तो मान ही नहीं सकते कि भाई इन्होंने कुछ ठीक दिया है या फिर, हाँ, ट्राइड कौन कौन से दिए, क्योंकि हिस्ट्री आपके उसमें है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है। फिर जो न्यू लेंथ था ऑक्टेव का, उनकी आपको पता होनी चाहिए, उन्होंने भी किस उसमें अरेंज किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के उसमें। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि भाई जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हर आठवां जो एलिमेंट होगा उसकी सिमिलर होगी उसके फर्स्ट वन से, मतलब पहला और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, मैच हो रही है। कि अब एक प्रॉपर्टी या एक कैरेक्टर वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे उन्होंने म्यूजिकल उससे क्या किया था, उसको कंपेयर किया था। जैसे सुर होते हैं तो पहला और जो आठवां जो हो जाएगा वो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऐसा ही न्यू लेंथ लॉ ऑफ ऑक्टेव इसमें बोला गया था।
ठीक है। ये एप्लीकेबल कहाँ तक था? ये एप्लीकेबल हुआ था सिर्फ कैल्शियम तक। कहाँ तक बच्चों एप्लीकेबल था ये? कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। यहाँ से सिर्फ यही बात पूछी जाती है और कोई बात पूछी नहीं जाती है, ठीक है। और उस समय तक कोई ये नोबल गैसेज और ये कुछ था नहीं, तो उनको आप मानेंगे नहीं, ठीक है। इन्होंने ये इसी से किया था, सारे गामा पा धा नी सा, तो वापस से रिपीट हो गया ना, सा से शुरू हुआ था, सा पे वापस आ गया। तो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, हर पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करती हुई मिलेगी। फिर आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन बच्चों बहुत जगह पूछा जाता है लोथर मेयर से। कहाँ से? साइंटिस्ट का नाम ये रिपीट करेंगे मेरे साथ, क्या है? लोथर मेयर, ठीक है। इनको देखना, लोथर मेयर की हम पढ़ रहे हैं। लोथर मेयर कर्व इन्होंने दिया था, ठीक है। क्या दिया था? कर्व दिया था। ये भी एटॉमिक वेट पे ही थे, पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बनाया था बच्चों ग्राफ बनाया था। क्या बनाया था इन्होंने? ग्राफ बनाया था। ग्राफ कुछ ऐसे था, ठीक है। इसमें इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम ली, यहाँ क्या लिया? एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ पे ली गई थी, और किसके बीच में और बनाया गया था? एटॉमिक वेट के बीच में। किसके? एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बनाया गया था। फिर यहाँ पे क्या क्या चीजें, मतलब ग्राफ में क्या क्या पाया उन्होंने कुछ ऐसा ग्राफ पाया कि यहाँ पे कि भाई ऐसे है, फिर यहाँ पे पीक उनको और दिखाई दी, ठीक है। फिर और यहाँ पे ऐसे पीक दिखाई दी, ऐसे ऐसे उनको ग्राफ दिखते गए। तो उन्होंने क्या चीज बताई, अब वो ध्यान से समझना। उन्होंने कहा कि जो टिप है, मतलब जो पॉइंट है ऊपर, एक्सट्रीम जो टिप है, इन पे आपको मिलेंगे एल्कली मेटल्स। क्या मिलेंगे? एल्कली मेटल्स, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है। ऐसे आपको एलिमेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो आपसे पूछा जाता है ग्राफ के जो पीक है उस पे आपको कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, तो आपको पता होने चाहिए। आपको यहाँ पे मिलेंगे जो एल्कली मेटल्स हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर जो नीचे जाती हुई पोजीशन है, जो डिसेंडिंग पोजीशन है, जो नीचे तब आप चले जाएंगे, जो डिसेंडिंग पोजीशन है, यहाँ पे क्या मिले? यहाँ पे आपको अर्थ मेटल्स मिलेंगे, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, जो डिसेंडिंग पोजीशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ऊपर ऐसे बढ़ते हुए चलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको मिले, यहाँ पे एलिमेंट मिले, तो ये जो बढ़ती हुई पोजीशन है, असेंडिंग पोजीशन जो है, वहां पे आपको कौन मिल जाते हैं? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसमें हेलोजन ग्रुप आ जाता है अपना, मतलब फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सबसे नीचे आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे आपको जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सबको। तो यही लोथर मेयर ने बताया था। तो आपको यहाँ पे 4 ही चीजें याद रखनी है, नहीं 4 नहीं 5 याद रखनी है, मेरे साथ रिपीट करो। एक तो लोथर मेयर ने कर्व दिया था, किस किस चीज के बीच में बनाया था? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, ठीक है। और एक बात आप ध्यान से समझेंगे कि अब की बार थोड़ा सा अपने पास टाइम है, तो हम थोड़ी चीज डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एस्टेट में जो बिल्कुल आपको टू द पॉइंट सब कुछ चाहिए, तो जो एस्टेट वाली सीरीज बना रखी है उसमें सारा सिलेबस कवर करवा रखा है। तो आप बिल्कुल टू दी पॉइंट आपको चाहिए तो आप वहां जा सकते हैं, और आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ रह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तब आप रिवाइज करेंगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो एटॉमिक वेट पहली बात तो ये हो गई। फिर क्या था कि सबसे पीक पे क्या है? एल्कली मेटल्स हैं। फिर डिसेंडिंग पोजीशन पे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। बिल्कुल नीचे पोजीशन पे कौन आ जाते हैं? मेटलॉइड्स या ट्रांजिशन एलिमेंट। और असेंडिंग पोजीशन पे ऊपर बढ़ते हुए पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या आप उनको हेलोजन्स बोल सकते हो। इन कर्व पे आपको ये मिलेंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में शायद आ गई होगी, ठीक है। अब फिर बात होती है मेंडलीव की। किसकी होती है? मेंडलीव की होती है। मेंडलीव आप जानते हैं कि जो पहली पीरियोडिक टेबल थी, आप उन्होंने काम बहुत बढ़िया किया था, क्योंकि कई चीजें ऐसी उन्होंने बताई। लिया उन्होंने भी एटॉमिक वेट ही था, अरेंज उन्होंने भी ऐसे ही किया था कि बढ़ते हुए क्रम में आप लगा दीजिए, पहले भाई जिसका एटॉमिक मास मतलब कम है पहले उसको रखिए, फिर जिसका ज्यादा है उसको रखिए। यही मेंडलीव ने भी किया था। पर कई चीजें जो उन्होंने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सबको उन्होंने इन्वॉल्व किया। उन्होंने प्रॉपर्टीज की बात की कि भाई अच्छा इसकी वैलेंसी मतलब ऐसे हो जाएगी, या फिर ये प्रॉपर्टी सेम रखते हैं,
और एक टेबल बनाने की भी, मतलब एक प्रॉपर टेबल भी उन्होंने बनाई। और लगभग एलिमेंट उनके समय पे कितने थे, 63 एलिमेंट के आसपास उनके पास एलिमेंट थे। और आप क्या है, तब भी नोबल गैसेस वहाँ पे नहीं थी। क्या है, नोबल गैसेस तो तब भी वहाँ पे नहीं थी। और उन्होंने क्या क्या बताया जो आपकी याद करने की बात है, वो कौन सी है कि भाई एक तो जैसे उन्होंने जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर नहीं थे पर फिर भी उन्होंने उनके बारे में बताया। और टेबल में उन्होंने क्या है वहाँ पे, भाई जैसे टेबल है तो उन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने क्या है जगह छोड़ दी थी। वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे उन्होंने क्या लगाया, ईका सिलिकॉन, ठीक है, क्या लिखा, ये आपको लिखने हैं, फिर मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, तो इसी वजह से आप ध्यान देंगे। क्या है, एक तो ईका सिलिकॉन लिखिए साथ में, ईका सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। ये कौन सा एलिमेंट है, ईका सिलिकॉन कौन सा एलिमेंट है, जर्मेनियम आप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मेनियम, ठीक है ना, ये आप इसको बोलेंगे। फिर क्या आ जाता है, ई का एल्यूमिनियम। बच्चों क्या है, ई का एल्यूमिनियम, इसको आप क्या बोलते हो, गैलियम बोलते हो। क्या बोलते हो, गैलियम, यहाँ पे आप इसको बोलते हो, ठीक है। फिर ई का बोरोन। बच्चों क्या है, ई का बोरोन, जो कि क्या है, स्कैंडियम है। जैसे ये बोलते हैं कि इनके बाद आने वाले जो एलिमेंट है, ई का मतलब बाद आने वाले एलिमेंट, तो ई का क्या है, बोरोन, ये एल्यूमिनियम नहीं, बोरोन है। ई का बोरोन क्या हो जाएगा अपने पास, कैंडियम। फिर है ई का जो अपने पास मैंगनीज है। क्या बच्चों, मैंगनीज, Mn जिसको आप बोलते हो, मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज, जिसमें कौन आ जाएगा अपने पास, टेक्नीशियम, Tc, ठीक है। ये 4 एलिमेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ई का सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, बोरोन और मैंगनीज कौन आता है, जर्मेनियम। फिर एल्यूमिनियम के बाद पता है आपको गैलियम आता है, ये क्या है, फिर स्कैंडियम आ जाएगा। और मैंगनीज के बाद क्या आ जाएगा, ये आप सीरीज पढ़ते हो ना, ये मन टीसी रे, तो यही तो होता है। मैंगनीज के बाद क्या आता है, टीसी आता है, ठीक है। वही एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है, गैलियम आता है। वही सिलिकॉन के बाद कौन आता है, जर्मेनियम आता है, यही उन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यही तो पेपर में पूछी जाती है। और काम की बात याद नहीं होगी तो फिर आप याद क्या करोगे, है ना। फिर इनकी गड़बड़ कहाँ पे रह गई, मतलब इनकी एक डीमेरिट कहाँ पे रह गई बच्चों, वही आइसोटोप की पोजीशन नहीं बता पाए हैं, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए, और जो जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही हैं वो 2 एलिमेंट एक साथ रखे हुए हैं, कोबाल्ट और निकल एक साथ रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ गड़बड़ उनसे भी हो गई थी, तो इसी वजह से यहाँ पे उनको क्या मिलता है भाई, ये यहाँ पे फेलियर है एक तरीके से उनका। तो आप मेनली पर उन्होंने कई प्रॉपर्टीज बताना, या उन्होंने ये बताया कि भाई ऐसे एलिमेंट भी होंगे जिनकी जो वैलेंसी रहेगी, जो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो जीरो उनकी वैलेंसी रहेगी, वो कोई रिएक्शन करने नहीं वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। इन्होंने कोई लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड और ये कोई चीज़ें नहीं थी उस समय पे, तो उनकी बात भी नहीं हुई थी। बात अब आ जाती है किसकी, अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है। और वो क्या है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होती हैं, आप फंक्शन ऑफ किसका, एटॉमिक नंबर का, फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको कंसिडर किया गया था। और वो क्या होती हैं, वो है फंक्शन ऑफ देयर, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सारी चीजें किसके ऊपर आ जाएंगी, अब एटॉमिक नंबर के ऊपर आ जाएंगी। और एटॉमिक नंबर पे ही अब क्या किया गया है, आप अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को, ठीक है। और एक रेगुलर तरीके से आपको पता है कि भाई सारे एलिमेंट आप भर देते हैं तो वापस से, जैसे आपने हाइड्रोजन शुरू किया, फिर आप हीलियम पे गए, फिर आप लिथियम पे आ गए, ठीक है, फिर जाके आप वापस यहाँ सोडियम पे आते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैच होती हैं आपस में, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होती है, मैच होती हैं। तो ये जो रिपीटेशन होता है सिमिलर प्रॉपर्टीज का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक छोटे से इंटरवल के बाद, तो इसको आप बोलते हो पीरियोडिसिटी, ठीक है। क्या बोलते हो, पीरियोडिसिटी बोलते हो कि एक, आप ये मान सकते हो कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक सेम एक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सिमिलर तरीके से रिपीट होती है, तो वही क्या हो जाती है, पीरियोडिसिटी होती है। और इसी
कन्फिग्रेशन ही कोज है उस पीरियोडिसिटी का कि प्रॉपर्टीज अपने आप को क्या कर रही हैं बच्चों, रिपीट कर रही हैं। बोलो समझ में आ गया। फिर एक टॉपिक आपको खास तरीके से और दे रखा है बच्चों, क्या चीज दे रखी है कि जो 100 से ज्यादा जो जिनका एटॉमिक नंबर है उनका जो नोमेनक्लेचर है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जो 0 डिजिट है उसको क्या लिखा जाता है, निल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, निल। एक को क्या लिखोगे बच्चे, UN लिखोगे, अन। 2 को क्या लिखोगे, बाई। क्या लिखोगे, बाई। 3 को क्या लिखोगे, ट्राई। ठीक है, 4 को क्या लिखोगे, क्वाड, UAD। 5 को क्या लिखोगे, आप लिखोगे पेंट। 6 को क्या लिखोगे, आप हेक्स लिखोगे। क्या लिखोगे, हेक्स, ये आप लिख लोगे। 7 को क्या लिखोगे, सेप्ट लिखोगे। 8 को क्या लिखोगे, ऑक्ट लिखोगे। और 9 को क्या लिखोगे, नॉन नहीं लिखोगे, ENN, इन लिखोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब वो आपको यूं कह दे कि भाई आप ना एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर जो है 107 है, तो उसका नोमेनक्लेचर करो, कैसे करोगे। एक के लिए हमने क्या लिखा है, UN लिख दो। अच्छा, फिर आपको पता है 0 आ गया, 0 के लिए क्या लिख दोगे, निल लिख दोगे। फिर 7 आ गया, 7 के लिए क्या लिख दोगे, आप सेप्ट लिख दोगे। ठीक है ना, इतना समझ में आया। पीछे IUM लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, IUM। वैसे IUM आपको पता है ना, मेटल्स के लिए या जो पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव वैलेंसी रखते हैं, जो देने में विश्वास रखते हैं, उसके लिए IUM लगाया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इनके लिए IUM वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये 1 के लिए जो भी है, 118 होगा, तो पहले 1 के लिए लिखो, क्या लिखोगे, अन, फिर लिखोगे अन। 8 के लिए क्या लिख देते हो, फिर आप ऑक्ट। ठीक है, लिख दोगे ना, और IUM। ठीक है, यही सारी चीजें करनी है। बोलो, बातें समझ में आ गई आप सबको। तो ये चीज आपको मतलब इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि कैसे कैसे क्या लिखना है। जैसे आपको 103 का लिखना है, ठीक है, लिख दोगे। चलो लिख के बताओ एक बारी फटाफट, और कमेंट कर देना 103 का आप कैसे लिखने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब आपको पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखी हो, क्या है पीरियोडिक टेबल, सबने देखी है कैसी होती है। क्योंकि हम S ब्लॉक भी पढ़ेंगे बच्चों, P ब्लॉक भी पढ़ेंगे, D ब्लॉक भी पढ़ेंगे, F भी पढ़ेंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज में वहाँ आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी। तो यहाँ हम उसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ हमको डिटेल में ही पढ़ना है, तो यहाँ उनके बारे में कुछ भी बोल के कोई फायदा तो है नहीं, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। ठीक है ना, तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर जो हमें काम की बातें पढ़नी है, ठीक है, वो अब आप यहाँ पे देखो। एक तो यहाँ पे आप एटॉमिक रेडियस वाला कंसेप्ट पढ़ोगे। ठीक है, एक स्लेटर्स रूल, जो कि बहुत बच्चे कंफ्यूज जिसमें रहते हैं, स्लेटर्स रूल वो हमें पढ़ना है। कैसे ग्रुप निकालोगे, ठीक है, कैसे जो अपना पीरियड है वो कैसे निकाला जाता है, वो सब भी हम सीखेंगे, क्योंकि वो तो पेपर में पूछा जाता है हमसे, तो वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि तभी आप सेकंड, एक तो आपको जो नोबल गैसेस हैं बच्चों, उनकी कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन याद हो, और एटॉमिक नंबर तो ज़रूर बताओ। ठीक है, जैसे जो अपना पहले पीरियड में अगर आप बात करो, क्योंकि उससे आप पीरियड बता सकते हो। पहले पीरियड में आप बात करोगे तो आपके पास हीलियम आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। क्या है, 2। सेकेंड पीरियड में आपके पास कौन आ जाता है, नियोन आ जाता है। आप साथ में लिख देते हैं, आर्गन है, फिर क्रिप्टन होती है, फिर जेनॉन होता है, रेडॉन होता है, ARN, फिर OG होता है, ऑर्गेन्सन इसको बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को। तो यहाँ पे ये तीसरे पीरियड का हो गया, ये चौथे का हो गया, ये पांचवा, ये छठा, और ये सातवां। इसका एटॉमिक नंबर 118 होता है। इसका क्या होता है बच्चों, इसका 86 होता है, ये 54 होता है, मतलब 54, ये 36 है, ये क्या है 18, और ये क्या है 10, मतलब 2, ये 10, 18, AR है बच्चों ये, फिर है 36, 54, 86, 118। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। मान लीजिए किसी ने कहा कि किसी का एटॉमिक नंबर ना 8 है, तो वो ये बताइए कि कौन से पीरियड का है।
ठीक है, एटॉमिक नंबर से वो पूछ रहा है। आप इतनी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आपको ये समझ में आता है भाई जो 1 से 2 तक हैं वो तो पहले पीरियड के हैं। अब अपने सेकंड पीरियड में कहाँ तक हैं, 10 तक हैं। कितने तक हैं, 10 तक। उससे पहले जो भी आएगा भाई वो तो अपने सेकंड पीरियड में ही होने वाला है। तो नॉर्मल सी बात है 8 वाला किस में एग्जिस्ट कर जाएगा, सेकंड पीरियड में। अब कोई बोले कि भाई एटॉमिक नंबर है आपके पास 113, कितना है 113, पीरियड नंबर बताओ कि क्या होगा। तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है भाई 86 तक तो कहाँ पे हैं, 6th वाले में। उसके बाद जितने भी हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, 7th में आ जाएंगे। तो बोलो आपको क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इस चीज़ में प्रॉब्लम भी आपको नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बोलो आपको समझ में आ गई होंगी ये बातें ध्यान रखने की हैं। और जो मेन चीज़ें मैं बता रही हूँ कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, क्योंकि कई ये चीज़ें ना SPD F तब आप पढ़ोगे, वहाँ पे इसी का पोर्शन अलग से आएगा। तो वहाँ तो आप मतलब इधर-उधर नहीं घूम सकते हो कि नहीं इसको इग्नोर कर दें। वहाँ मैं आपको अंडरलाइन करा दूँगी भाई क्या आपकी बात याद रखने की है और क्या आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात और कंफर्म होती है आपको कि 7 पीरियड होते हैं और 18 क्या होते हैं बच्चों, ग्रुप होते हैं। 7 पीरियड होते हैं और 18 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, पहला। फिर आपको पीरियोडिक टेबल का एक रफली एक अंदाज़ा होना चाहिए बच्चों, पीरियोडिक टेबल कैसे दिखाई देती है आपको ये पता है। और आप सबको अभी तो पता ही होगा कि भाई यहाँ से फर्स्ट और सेकंड, मतलब आपके पास यहाँ पे ग्रुप रहता है फर्स्ट और सेकंड वाला। फिर यहाँ पे आपको जो तीसरा मतलब 12th तक यहाँ पे ग्रुप रहेंगे, कहाँ तक, 12th तक। ये फर्स्ट सेकंड है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये तीसरे से लेके यहाँ पे 12 तक आ जाएगा। फिर यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा आपके पास, ये 13th ग्रुप होगा, 14th होगा, 15th होगा, 16th, 17th और 18th। 18th वाले को जीरो ग्रुप बोला जाता है। नोबल गैसेस बोलोगे, इनर्ट गैसेस बोलोगे या फिर रेयर गैसेस बोलोगे, ठीक है। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, जीरो ग्रुप या फिर रेयर गैसेस बोल दोगे, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर आप बात करते हो 17th ग्रुप के, जिसको हेलोजन फैमिली बोला जाता है। हेलो मतलब सॉल्ट होता है, जन का मतलब जो प्रोड्यूस करे, ठीक है। क्या है, जो प्रोड्यूस करे। जन का मतलब होता है बच्चों प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करे जो, ठीक है। क्या होता है, प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो ये 17th ग्रुप अपने हेलोजन्स होते हैं। फिर आपके पास क्या आता है 16th, जो कि ऑक्सीजन फैमिली होती है, जिनको आप क्या बोलते हो, चाल्कोजेंस। चाल्को का मतलब होता है और जन का मतलब होता है प्रोड्यूस, जो कि और फॉर्मिंग फैमिली होती है। क्या बोलते हैं, देखो क्या लिखते हैं इसको, चाल्कोजेंस, ये, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। फिर आ जाता है अपने पास 15th ग्रुप। 15th ग्रुप को निकोजेंस बोलते हैं। निको का मतलब होता है फर्टिलाइजर्स। क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजर्स। यहाँ लिख देते हैं 15th ग्रुप को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट में बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान देंगे आप इसके बारे में, ठीक है। क्या बोलते हैं, निकोजेंस। और निको का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग आपको पता है, ये यूरिया और सारा सब कुछ इसी में आता है। फिर 14th वाले को आपको पता है नॉर्मल कार्बन फैमिली बोलते हैं। और 13th ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, बोरोन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। फिर कुछ आइडिया आपको डी ब्लॉक वाले के लिए होना चाहिए। डी ब्लॉक में क्या होता है बच्चों, डी ब्लॉक में यहाँ पे एक तो 3D सीरीज होती है। क्या होती है, 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है, 5D सीरीज होती है और एक 6D सीरीज होती है। क्या होती है, 6D सीरीज, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट अगर आप देखें 3D सीरीज में, तो एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक होते हैं। 21 से लेके कहाँ तक होते हैं, 30 तक होते हैं। अगर आप 40 सीरीज में देखें, 4D सीरीज में अगर आप देखें, तो 39 से लेके 48 तक होते हैं। 39 से 48 तक होंगे। 5D में अगर आप देखोगे तो 57 से 80 होगा। 57 से किस में होगा बच्चों, 80 तक होगा। और फिर 6D में अगर आप बात करें, जो आप 89 से लेके और यहाँ पे होते हैं 112 तक, कोपरनिशियम जिसको बोला जाता है। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, एस्टेट का क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क करके, हर पेपर में पूछा गया, पिछले वाले उठा के देख लेना कि भाई 113 एटॉमिक नंबर है किसी का या 117 है, इनका ना ग्रुप नंबर बता दीजिए। एटॉमिक नंबर से वो ग्रुप पूछ रहा है, इतने बड़ी की कॉन्फ़िगरेशन तो आप लिखने से रहे कि उससे मैं यूँ बता दूँ कि
भाई ऐसे ग्रुप नंबर निकाला जाता है। इतने की 113 की कन्फिग्रेशन तो नहीं लिखोगे आप। तो बात समझना, इसीलिए मैंने एटॉमिक नंबर से ही आपको क्या बताया है कि आप यहाँ पे पीरियड बता सकते हैं कि कौन सा होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे 7th पीरियड का ये होगा। ठीक है ना। अब देखो इस कैसे बताओगे ग्रुप को। ये 12वां जो था 112, ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो भी इसका 12वां ही होता है। अगर 13 है तो 13वां ग्रुप है, 114 होगी तो 14वां ग्रुप है, 115 होगी तो 15वां ही ग्रुप है, 116 है तो 16th ग्रुप ही है, 117 है तो 17th ग्रुप ही है, और 118 है जो मैंने वहाँ पे बताया था नोबल गैसेस में, वो 118 ही तो थी, तो 18th ग्रुप वहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे बता सकते हैं। और चीज़ें भी हम देखेंगे कि ग्रुप को कन्फिग्रेशन से कैसे बताओगे, मतलब एस में कैसे बताओगे, पी में कैसे बताओगे, या फिर डी में कैसे बताओगे, पर इतने बड़ी क्या आप कन्फिग्रेशन नहीं लिख सकते ना बच्चों। ठीक है, तो ऐसे भी आपको पता करना आना चाहिए। ठीक है, फिर एक लेंथेनोड एक्टेनोड होते हैं, उनका भी हाल फिलहाल आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से एटॉमिक से कौन से तक है। ठीक है, और एंटी पेलेंटीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसकी आपको दिक्कत नहीं लेनी, तब sp d और f वाला पढ़ेंगे, वहां पे आपको ये सब आ जाएगा। लेंथेनोइड्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 58 से 71 होता है। ठीक है, 14 एलिमेंट यहाँ पे होते हैं। फिर ऐसा ही एक्टिनोइड में होता है, वहां पे 90 से 103 तक एटॉमिक नंबर रहेगा, यहाँ भी 14 एलिमेंट होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट कैसे कैसे हैं। फिर आपको अब क्या देखना आना चाहिए कि भाई सबसे मतलब एस में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर में सबको पता है 2 होते हैं, पी में पता है 8 मतलब एलिमेंट उसमें हो सकते हैं, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट, वो मैक्सिमम और मिनिमम की बात अभी हम करेंगे कि कितने एलिमेंट या कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ सकते हैं एक शेल में, या डी ब्लॉक एलिमेंट, वो सारी चीज़ें अभी हमें बात करनी है। अब देखो अगर आप फर्स्ट पीरियड की बात करें, ठीक है, एक मिनट, ये ऊपर क्यों नहीं गया। आप मैजिक नंबर जिसको बोलते हो ना, वो क्या है अपने पास, वो देखो कि भाई दो ही एलिमेंट होते हैं ऊपर। फिर क्या आ जाता है, 8 होते हैं। फिर अगला भी क्या होता है, 8 होता है। फिर 18, और फिर 18, फिर 32, और फिर 32। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैजिक नंबर कई बार पूछा जाता है कि आप कैसे बताएंगे कि कितने एलिमेंट यहाँ पे हैं या कैसे हैं। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आ रही है ना। अब आपको ये बताना है कि ग्रुप कैसे निकालना है आपको कन्फिग्रेशन के थ्रू। ठीक है, अब वो देखो, मान लो आपको कन्फिग्रेशन दे रखी है, 1s2 लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर आपको लिखा हुआ है 1s1 लिखा है, या 1s2 2s2, और ये लिखा है यहाँ पे 2p5, कुछ ऐसे ऐसे दे रखे हैं अलग अलग उसमें। ठीक है, तो अगर s ब्लॉक का कोई होगा तो वहाँ पे जो s में आउटर इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसका ग्रुप भी वही होगा। 1s1 है तो पहले ही ग्रुप से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, पहले ही ग्रुप से क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा। जैसे 1s2 और 2s1 लिथियम है तो पहले ही ग्रुप से तो बिलोंग करता है। तो s ब्लॉक के आउटर में s में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका ग्रुप वही होगा, क्योंकि 1 और 2 ही तो होते हैं, 2 ही हैं उसके पास। पी ब्लॉक में आपको क्या करना है, आपको करना है कि 12 में आप जो पी में आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, 12 प्लस में आउटर में पी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आप उसमें जोड़ दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, वहाँ ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे अब यहाँ पे 5 है और 12 में आप 5 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 17th ग्रुप। ठीक है, तो ये अपना अपना फ्लोरीन में तो होता है, फ्लोरीन अपना क्या है 17 ग्रुप में ही आता है। तो आपको यही करना है, पी ब्लॉक वालों में क्या करना है, 12 में जो पी में जितने आउटर इलेक्ट्रॉन हो उसमें जोड़ दीजिए, वो उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में आपको ग्रुप नंबर कैसे पता करना है,
आपको क्या करेंगे, जो s में जितने इलेक्ट्रॉन हैं प्लस में जो अपने n-1 d शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब s प्लस में d के इलेक्ट्रॉन काउंट करके लिख दो, वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। किसके? s प्लस में मतलब n और n-1 के इलेक्ट्रॉन काउंट करके लिख दीजिए। n ये पेलेंटिमेट शेल हो गई और s वाले को आप आउटर बोल रहे हैं, तो दोनों के s के इलेक्ट्रॉन और प्लस में d जो ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करके लिख दीजिए। वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वहाँ पे ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि जो F ब्लॉक एलिमेंट हैं, क्या है F ब्लॉक एलिमेंट, उनका ग्रुप हमेशा क्या रहेगा, थर्ड ग्रुप रहेगा। क्या है, कौन से ग्रुप के होते हैं वे, थर्ड ग्रुप के होते हैं। ये बात फिक्स है, तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन दे दें आपको और उसको बताइएगा फिर क्या होगा। आपको मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, ये हीलियम लिखा हुआ है, क्या है हीलियम, फिर है 2s2 और 2p3। अब इसका वो बताइए, मतलब आपको ग्रुप पहचानना है कि कौन सा है और पीरियड भी बता दीजिएगा। ठीक है, ये क्या है आपके पास, हीलियम है। हीलियम का आपको पता ही होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 3 यहाँ पे हैं, तो गिन लीजिए कितने होंगे। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पी में इलेक्ट्रॉन है आउटर में, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। करना क्या था, 12 में आउटर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, कितना हो गया 15th ग्रुप। कौन सी फैमिली होगी, नाइट्रोजन वाली फैमिली, मतलब निकोजेंस हो गए। ठीक है, यही हो गए ना। अच्छा, अब यहाँ पे पीरियड बता दो कि कौन से वाला पीरियड होने वाला है, मतलब पहला पीरियड होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या कौन सा होगा। अब ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर कितना है, ये 2 यहाँ पे है और 2 ये, कितना हो गया 4 हो गया और ये 3 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास, ये 7 हो गए। नाइट्रोजन ही तो है ये, तो नाइट्रोजन आप पीरियड कौन सा हो रही है, क्योंकि आपको आपने ये लिखा था कि भाई 2 और ये 10, ये लिखा था, तो पहले तो पीरियड ये होता है, फिर जिसका एटॉमिक नंबर 2 के बाद 10 तक जहाँ पे भी रहेगा वो सेकेंड पीरियड का रहेगा। तो इसका पीरियड कौन सा हो गया बच्चों, यहाँ पे सेकेंड पीरियड हो गया है। आपको कौन सा निकाल के बताना है अभी मुझे, जो आप घर से करेंगे कमेंट कर देना। रेडॉन है, क्वेश्चन में यहाँ पे प्रैक्टिस करा दूंगी आपको और कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से टाइम भी लगेगा। रेडॉन है 7s2 और 5f, ये 14, 6d 10 और 7p5। इसका आपको बताना है, क्या बताना है, इसका ग्रुप भी बताना है और इसका पीरियड भी बताना है। ठीक है, क्या बताना है, ग्रुप और पीरियड दोनों बता देंगे आप। पहली बात तो पी में ही है, तो उस हिसाब से बताइएगा कि कौन सा है, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर आप गिन सकते हैं। देखिए रेडोन आ रहा है, ऊपर से इतने ज़्यादा और एलिमेंट हैं, तो रेडोन के बाद आपको पता चल रहा है कि फिर तो ये कौन से ही पीरियड का होगा। कई बार दिमाग भी लगा लेना अपना, ठीक है ना, क्योंकि रेडोन के बाद तो आपको पता है कि एक लास्ट सीरीज ही बचती है, क्योंकि रेडोन 6th पीरियड में आता है। तो पहली बात तो 7th पीरियड का है। अब ग्रुप तो आप यहाँ पे बता ही देना मुझे, ठीक है, ग्रुप तो बता ही दोगे। पी वाला है तो चलो मैं ये लिख देती हूँ, 12 प्लस में 5 करना है, तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा 17th ग्रुप ये हो जाएगा। ठीक है, बोलो सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो एटॉमिक रेडियाई होता है, कैसे कैसे वो इम्पैक्ट डालता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ हमें पढ़ना है। ठीक है, या पहले एक बार स्लेटर्स रूल पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। कई जगह पे इसके क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों और कई जगह पे बिल्कुल नहीं आते, पर सीखना ज़रूरी है। जैसे एस्टेट में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, एस्टेट में स्लेटर रूल से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ने का शौक है तो आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, अगर आप सिर्फ आप एस्टेट के लिए पढ़ रहे हैं तो। इसमें क्या है, एक कंसेप्ट आपको बता देते हैं पहले। एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होता है कि भाई जो एक न्यूक्लियस जो है उसके बाद पहली बात तो कितना चार्ज वहाँ पे है और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कितना एक अट्रैक्शन फील कर रहा है अपनी तरफ।
ठीक है, कितना वो अट्रैक्शन उसको मतलब फील हो रही है किससे, उस न्यूक्लियस से। वही क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो आउटर इलेक्ट्रॉन फील करे, न्यूक्लियस जो लगा रहा है वो वाली फोर्स। मतलब कि टीचर जो सेंटर में बैठा है वो बच्चे पे कितनी फोर्स लगा रहा है, जो उस इलेक्ट्रॉन को फील हो रही है, मतलब जो उस बच्चे को फील हो रही है, वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, फिर आता है एक स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको आप बोलते हो। इसको आप Z से रिप्रेजेंट करते हो या Z स्टार से रिप्रेजेंट करते हो। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, अब देखो एक बात ध्यान से समझना। मान लीजिए कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसके पास प्रोटॉन्स होंगे जो कि क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज लगा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, कई जगह जगह पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो एक शील्ड बना ले, एक स्क्रीन बना ले, तो इनकी वजह से क्या हो जाता है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर जितनी फोर्स लगनी चाहिए थी, जो अट्रैक्शन लगनी चाहिए थी, वो नहीं लग पाती। उसी को आप स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हो। तो हम जो टोटल जी इफेक्टिव होता है ना, कि कितना न्यूक्लियर चार्ज किसी को फील हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना फील हो रहा है, तो उससे हमें ये स्क्रीनिंग, ये चीज़ पहले गायब करनी पड़ेगी, तभी तो टोटल यहाँ पता चलेगा। क्योंकि अब देखो टीचर सेंटर में बैठा हुआ है, बच्चों ने टीचर के चारों ओर खड़े हैं, तो बाहर जो और बच्चे बैठे हैं क्लास में, टीचर उनको तो देख ही नहीं पा रहा। तो जो उसकी अट्रैक्शन थी, जो उसका ध्यान था वहाँ पे, वो कम्प्लीटली तो नहीं लग पा रहा ना। तो आपको वो एक्चुअल वैल्यू पता लगानी है कि भाई कितना ध्यान वो टीचर वहाँ पे लगा पा रहा है, या ये न्यूक्लियस कितना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। यही सिलेक्टर्स ने बताया था। तो Z इफेक्टिव को आप कैसे लिखें, ये ध्यान रखिएगा। एस्टेट वाले यहाँ ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला पूछा गया है। Z इफेक्टिव को कैसे लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है एटॉमिक नंबर माइनस में स्क्रीनिंग कांस्टेंट A सिग्मा, ऐसे। ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है स्टेट में, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्लेटर्स रूल देख लीजिए एक बारी क्या है। स्लेटर रूल क्या कहता है, एक बार लिख देते हैं स्लेटर्स। कुछ यहाँ पे रूल रहेंगे बच्चों, कुछ पॉइंट रहेंगे। पहले शांति बनाए रखेंगे 2 मिनट तक, तीसरे मिनट में समझ में आ जाएगी बात, पर 2 मिनट की शांति पहले रखेंगे। शांति ये नहीं कान बंद कर लें, पहले खोल लेना उनको। ठीक है, अब देखो ये पहला रूल है जो इलेक्ट्रॉन S में और P में है। किसमें, S और P के लिए है। अगर आप ये बोलें कि इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी एक वैल्यू दी जाती है कि कौन इलेक्ट्रॉन अंदर है तो उसको क्या वैल्यू दी जाएगी, कोई इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन पे इम्पैक्ट आप निकाल रहे हो वो उससे बाहर है या अंदर है, उसकी वैल्यूज दी जाती हैं स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ इन सारी जगह इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी है, ये इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। पर आपको Z इफेक्टिव निकालना है इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, कि भाई ये जो न्यूक्लियस है, जो क्या है आपके पास न्यूक्लियस है, वो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना अपना Z इफेक्टिव दे पा रहा है, वो न्यूक्लियर चार्ज कितना फील कर पा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कितना कर पा रहा है, या ये न्यूक्लियस इसके ऊपर कितना फोर्स लगा पा रहा है। ठीक है, तो ये किसी वैल्यू से रोकता होगा कि भाई ज़्यादा ध्यान इस पे ना जाए, और ये इलेक्ट्रॉन भी कुछ रोकते होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो मान लो मुझे इस वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या निकालनी है, कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस इस पे कितनी अट्रैक्शन लगा पा रहा है, कितना Z इफेक्टिव इस इलेक्ट्रॉन का, या इस जो ये न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को कितना Z इफेक्टिव दे पा रहा है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो नॉर्मल सी बात है बच्चों कि ये न्यूक्लियस रहा, ये वो इलेक्ट्रॉन रहा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या परेशानी देंगे, कुछ भी नहीं। अब एक टीचर यहाँ बैठा है, बच्चा यहीं खड़ा है, तो बाहर वाले बच्चे इसको क्या कहेंगे, जो टीचर इसको कुछ भी कहता रहे, ये बच्चे तो कुछ भी नहीं कहेंगे बाहर वाले। तो ऐसे में इनकी वैल्यू क्या होती है, 0 मानी जाती है। अगर आप यहाँ के इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालने चाह रहे हैं, Z इफेक्टिव इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाह रहे हैं, और 10-15 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भी है कन्फिग्रेशन में, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं मानोगे, 0 मानोगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, मैं बोल रही हूँ लिख लेना। ये क्या बोला जाता है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स
present in shell higher than electron in क्वेश्चन कंट्रीब्यूट 0 to सिग्मा। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है अगर उससे ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन 0 रहता है, सिग्मा उनके लिए 0 रहेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वहाँ वैल्यू 0 होगी। अगर इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन का आपसे निकलवाया गया, जैसे यूँ बोल देंगे भाई क्लोरीन के 7वां इलेक्ट्रॉन कितना जेड इफेक्टिव फील करा रहा है, तो जो 10, 11, 12 ये जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन है वो उस पर क्या इम्पैक्ट डाल देंगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उनका आप नेग्लेक्ट मानते हो, उनकी सिग्मा 0 होगी। क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, अगर जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक शेल में तो बच्चों आपको ये पता है कि भाई कई जगह जैसे पी में आपको पता है भाई 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं ना, तो वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन पे बात करें कि भाई इस एक इलेक्ट्रॉन पे कितना जेड इफेक्टिव लग रहा है, तो आपको वो पी के 5 इलेक्ट्रॉन भी तो काउंट करने पड़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन सेम किस में होते हैं सब शेल में, उनका कंट्रीब्यूशन 0.35 होता है। कितना होता है? 0.35 सिग्मा की वैल्यू है ये, कितना है? 0.35, जो सेम सब शेल के होंगे, सेम के होंगे। ठीक है, फिर क्या आ जाता है कि अगर n-1 में है, किसमें है? n-1 शेल में है, क्योंकि मान लो आपसे p इलेक्ट्रॉन का वो पूछा गया भाई इस p पे कितना इफेक्टिव लगने वाला है, z इफेक्टिव कितना लगने वाला है, पर उसके नीचे भी तो कोई सब शेल होंगी ना, p के नीचे s भी होगी आपके पास। ठीक है, तो उनको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, n-1 को, मतलब ये अगर आपके पास 3p है तो आपके पास 2p भी तो हो सकता है ना वहाँ पे। तो जो भी n-1 शेल होगी, ठीक है, n-1 होगी तो उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा 0.85 रहेगा। क्या रहेगा? 85। और जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या हो गए, उसके एक तो हो गया आपके पास कौन सा, जो सिग्मा ही है, सेम शेल में है तो 0.35, उससे एक नीचे वाली शेल में है तो 0.85 हो गया, ये 0.35 है, ये 0.85, और उससे भी अगर नीचे है, जैसे n-2 हो गई शेल, जैसे यहाँ पे आप 1s की बात करोगे तो इसकी सिग्मा की वैल्यू 1 ही होगी। क्या होगी? 1 कंसिडर करोगे। एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? करके नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, आपको बस समझना है और ध्यान देना है एक बार यहाँ पे। ठीक है, देखो आपके पास है एक कन्फिग्रेशन दे रखी है आप लोगों को, बस ध्यान इधर दीजिएगा, वो यहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि 1s2 आपके पास फिर है 2s2। आप ऑल ओवर क्लोरीन की एक बार कन्फिग्रेशन लिख लीजिए, किसकी लिखनी है? क्लोरीन की। 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये देखो, ये एक ही उसके हैं, मतलब क्योंकि इनकी n की वैल्यू तो सेम है ना, सेम शेल के हैं, ये एक शेल के हैं और ये एक अकेला एक शेल का है। ठीक है, ये अपनी n शेल है, ये n-1 हो गई। ठीक है, ये n-2 होगी इनके अकॉर्डिंग में। ठीक है, वो वैल्यूज आप ध्यान रखेंगे क्या क्या दी गई थी। अब यहाँ पे आपसे यूँ पूछा गया है कि भाई जो क्लोरीन का लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, लास्ट में तो बच्चों पी में से कोई भी हो सकता है ना, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ये तो पता नहीं है भाई लाल टोपी जिसने पहनी, हरी वाली जिसने पहनी, ऐसे नहीं। एक इलेक्ट्रॉन जो है, टोटल कितने हैं? ये 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है। एक पे तो वैल्यू निकलवाई गई है कि इस इलेक्ट्रॉन पे बताओ कि कितना जेड इफेक्टिव लगेगा, तो 6 तो लगाएंगे, एक पे आप काउंट कर रहे हो तो 6 इलेक्ट्रॉन आप लिखोगे, क्योंकि दूसरे की तो वैल्यू काउंट की जा रही है ना, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखोगे, 6 लिखोगे, क्योंकि टोटल कितने हैं? 7 हैं, एक पे काउंट किया जा रहा है तो टोटल कितने ले लोगे? 6 ले लोगे। अच्छा, वैल्यू क्या लिखोगे? 0.35, क्योंकि यही तो आपको बताई थी। देखो यहाँ पे जो एक मिनट जो लिखा था कि सेम सब शेल जो होगी, सेम जो शेल होगी, ठीक है, उनकी उसकी वैल्यू सिग्मा की क्या रहेगी? 0.35। वही हमने किया है, सेम वाली का 0.35 हमने लिया है। n-1 का क्या बोला था बच्चों? जितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये 6 और ये 2, 8। 8 इंटू में n-1 के लिए आप वैल्यू लगाते हो 0.85। अच्छा, जो इससे भी नीचे जो डीपर चली गई उसमें तो आप सिग्मा की वैल्यू 1 लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा?
2 इंटू में 1। तो इनको मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे तो वो आपकी सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी। और फिर आप क्या कर दोगे, जेड इफेक्टिव कैसे निकालोगे, जेड इफेक्टिव निकालोगे जेड एटॉमिक नंबर माइनस में जो ये आप वैल्यू यहाँ से निकालोगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की, जेड इफेक्टिव आपके पास आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अभी और समझो ध्यान से। कैल्शियम का एग्जांपल ले रहे हैं, कन्फिग्रेशन लिखो 1:2, 2:2, 2p6, फिर लिखो 3:2, 3p6, 4:2। ठीक है, ये चीज यहाँ पे है। और उन्होंने बोला है कि भाई इसकी ना 9th इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बताओ, 9th इलेक्ट्रॉन। फिर मेरी बात ध्यान सुनो, कैल्शियम के 9th इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बतानी है 9th पे। तो 2, ये 4, मतलब एक शेल तो आप इसको काउंट करोगे, फिर एक इसको, फिर इसको, ये अलग से है। अब यहाँ पे एक रूल आपका यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका 9th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे, क्योंकि ये 6, 7, 8, 9, 10, मतलब क्योंकि यहाँ से काउंट करोगे ना तो 10, कहीं यहाँ पे 9th इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ से तो जेड इफेक्टिव निकलवाया ही नहीं जा रहा। वो तो यूँ पूछ रहे भाई जो यहीं पे जो बच्चा बैठा है उस पर जेड इफेक्टिव बताओ, मतलब जो यहीं पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उस पर जेड इफेक्टिव बताओ। तो इनका क्या लेना देना, इनकी कोई वैल्यू कंसिडर ही नहीं की जाएगी, 0। तो आउटर मोस्ट जिस इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है उससे आउटर का वो कोई लेना देना नहीं है इस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो टोटल कितने हैं यहाँ पे, कितने हैं, ये 6, 7, 8, 8 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, पर एक के ऊपर तो आप निकाल रहे हो ना उसका इफेक्ट सारी चीजों का। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखोगे कितने, 7, और सेम शेल में वैल्यू कितनी यूज करते हो सिग्मा की, 0.35, और उससे नीचे मतलब कि ये आपकी n शेल थी, n-1 के लिए क्या वैल्यू यूज की जाती है, 0.85, उससे भी नीचे तो 1 यूज की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इंटू में 0.85। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब आप इनको मल्टीप्लाई करके जमा करके सिग्मा निकाल लेना। ठीक है, तो फिर जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड माइनस में सिग्मा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। फिर अभी अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट कोई हुआ, अभी तक तो डी का कोई नहीं था, अभी तक तो हमने यही लिया है कैल्शियम और इसको। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो वहां पे क्या है कि जो 0.85 वाला रूल है ना वो गायब कर दो वहां से। बात समझ में आ रही है, 0.85 हम किसके लिए लगा रहे थे, जिस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल रहे हो ना उसके बाद जो शेल होगी n-1 उसकी सारी वैल्यू, उसको जितने भी इलेक्ट्रॉन है फिर 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो, यही कह रहे थे। एस और पी वालों के लिए यहाँ पे ये वाला रूल खत्म हो जाएगा, डी में सबकी वैल्यू 1 लिखोगे, चाहे n-1 हो, n-2 हो, कुछ भी क्यों ना हो, तो सबके लिए क्या लगाओगे आप, कौन सी वैल्यू लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे, अरे 1 लिखोगे सिग्मा के लिए। वहाँ 2 ही वैल्यू यूज होंगी डी वाले में, 0.35 जिस इलेक्ट्रॉन जिस शेल में निकाल रहे हो उसके लिए तो 0.35, और नीचे जितने भी डीपर में बच गए हैं इलेक्ट्रॉन उनके लिए लगा दोगे 1 की वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया। तो आप ये आयरन के लिए वैल्यू निकालोगे, आयरन के 18th इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू बता देना मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कर लेना इसको ध्यान से। ठीक है, 18th इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बतानी है। फिर अब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं बच्चों, किसकी, एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस ध्यान से सुनते जाना क्या होता है। देखो 1/2 डिस्टेंस होता है दो न्यूक्लियाई के बीच में, उसको आप रेडियस बोलोगे। और हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक कोवेलेंट रेडियस की। कोवेलेंट रेडियस क्या, कोवेलेंट रेडियस पे ये दो न्यूक्लियाई हैं, ओवरलैपिंग होती है कोवेलेंट वाले में, ध्यान रखिएगा, है ना। तो एक न्यूक्लियाई का सेंटर ये, एक न्यूक्लियाई का सेंटर ये, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो तो डायमीटर हो गया, पर उसका आधा कर दो तो वो उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये डी, ए, ये बी, और बाई में क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, बस ए और बी का डिस्टेंस लोगे, बाई में 2 कर दोगे, वो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, ये कब लेना है, तब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब सिमिलर होमो एटॉमिक। अगर हेट्रो एटॉमिक होगा तो बच्चों क्या होगा,
तब वहाँ पे आप ये मानोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लगभग 0 हो। ठीक है। जो दूसरा केस है कोवेलेंट रेडियस में ही, वो कैसा है, हेटेरोएटॉमिक हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो ए और बी में, तो उनके लिए रेडियस आप निकालते हो क्या, कैसे, मतलब रेडियस ऑफ जो भी ए एलिमेंट है उसका प्लस में रेडियस ऑफ जो भी बी एलिमेंट है उसका, इन दोनों को जोड़ करके। ठीक है। और जो जिनमें अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उनके लिए आप अलग तरीके के फार्मूले लगते हैं। जैसे स्टीवेंसन ने एक फार्मूला दिया था हेटेरोएटॉमिक जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो वो लिखा जाता है आर ए प्लस में आर बी, ये रेडियस है इनके -0.09 और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऐसे निकाला जाता है बच्चों। ठीक है। किसने ये दिया था, लिख देते हैं एस टी ई वेंसन, ठीक है, स्टीवेंसन ने, इन्होंने दिया था। ठीक है बच्चों। फिर आप मेटालिक रेडियस की बात करते हो, किसकी, मेटालिक रेडियस की। अब इसमें भी 1/2 डिस्टेंस ही होगा। जो नाइबरिंग जो एटम होते हैं मेटल के, जो क्रिस्टल होते हैं, उनका डिस्टेंस, बस यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब मिले तो ये पर ओवरलैपिंग नहीं। एक मिनट बच्चों, सॉरी, ये क्या आ जाएगी, ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होगी, पर इनका भी अब आधा ही डिस्टेंस आपको करना है, डी ए बी बाय में 2, बस यही इसका क्या हो जाएगा, मेटालिक रेडियस हो जाएगा। फिर आता है आपके पास वंडर वॉल रेडियस। अब इसमें क्या करते हैं कि भाई जो आपके पास अलग अलग मॉलिक्यूल बैठे हैं जिनके आपस में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, दोनों खुद में स्टेबल बैठे हुए हैं, खुद में ही स्टेबल हैं, इनके बीच की जो अट्रैक्शन होती है उसको वंडर वॉल आप रेडियस उससे काउंट करते हो। ठीक है। इसमें भी आप वही आधा करके सब कुछ निकाला जाता है कि भाई इस रेडियस से लेके इस रेडियस तक का जो डिस्टेंस होगा उसका आधा कर दो, वही उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब आप ये बताओ मुझे सबसे ज़्यादा रेडियस किसका दिख रहा है आपको, सबसे ज़्यादा जो रेडियस आपके हिसाब से निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है, आपको डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कौन सा दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया ये वंडर वॉल वाला, क्योंकि देखो ना कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, इसका आधा करोगे तब भी वैल्यू तो आएगी ना ज़्यादा ही बड़ी, तो वंडर वॉल वाला सबसे बड़ा है। फिर आपका मेटेलिक वाला है और सबसे छोटा जो रेडियस होता है बच्चों वो कोवेलेंट होता है। ये क्वेश्चन में आपका यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, कि वंडर वॉल रेडियस सबसे बड़ा होता है, फिर मेटेलिक होता है, कोवेलेंट छोटा होता है, तो इसको तोड़ने में एनर्जी भी लगेगी, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है। और जो रेडियस होगा अपने अगर पीरियोडिक टेबल में देखो तो जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनका जो साइज होता है, जो रेडियाई होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। तभी आप साइज लिखोगे तो सबसे ज़्यादा बड़े कौन हो जाते हैं बच्चों, नोबल गैसेस हो जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम में अगर साइज कंपेयर किया जाए तो किसको ज़्यादा बताओगे, नॉर्मल सी बात है हीलियम को बताओगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपको एक ऑर्डर लगाना है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, और यहाँ पे है नियोन। तो देखो आप ये जानते हो कि अगर आप लेफ्ट से ये राइट की तरफ जा रहे हो तो साइज घटता है, पर यहाँ पे एकदम बढ़ जाता है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दो अभी, तो सबसे ज़्यादा साइज होता है नियोन का, फिर ये लिथियम का, बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और सबसे कम जो साइज होगा वो अपने पास फ्लोरीन का होगा। ऐसे ही नीचे वाली उसमें होगा, ये चीज़ें काम की हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही नहीं लिखी जा रही है। फिर आता है जैसे आर्गन पहले ही लिख दो क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, जो भी इनर्ट गैसेज होती है उनका साइज बड़ा हो जाता है। फिर आएगा अपने पास सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर आपके पास एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर। सबसे ज़्यादा साइज हो जाएगा जो इनर्ट गैसेस हैं उनका। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। अच्छा कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं फिर, कैसे कि जो अपने पास 3D सीरीज जो होती है, किसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन कौन होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लिख लेते हैं एक बारी,
को निकले कुकड़े। पूरे हो गए क्या बच्चों? ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। स्कैंडियम का साइज ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। फिर टाइटेनियम का भी ज़्यादा होता है, वेनेडियम का ज़्यादा होता है, क्रोमियम का ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम का, मतलब आप समझ गए ना, इसका साइज ज़्यादा, फिर उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका, ये ऑर्डर है। आयरन का और कोबाल्ट का लगभग सिमिलर होता है बच्चों। क्या होता है? सिमिलर होता है। कोबाल्ट का और निकल का भी आपस में सिमिलर होता है। जैसे आयरन का कोबाल्ट का सिमिलर है, ऐसे कोबाल्ट और निकल का भी सिमिलर होता है, पर इससे ज़्यादा साइज हो जाता है कॉपर का, फिर उससे भी ज़्यादा साइज हो जाता है जिंक का। तो ये ऑर्डर भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बात समझ में आई है आपके? आई गई हो कि मेरे हिसाब से तो आ गई ना? बहुत बढ़िया। अब एक साइज और बताना है आपको, ध्यान रखना है, एक्सेप्शन है, याद रखेंगे। फिर बता रहे हैं याद रखेंगे। एक आपके पास एल्यूमिनियम है और एक आपके पास है गैलियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका उल्टा कर दीजिए 31। अब यहाँ पे वैसे तो आप जानते हैं कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? साइज बढ़ता है। पर यहाँ लगभग साइज सेम रहता है बच्चों। क्या रहता है? लगभग जो साइज हो जाता है वो सेम हो जाता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लगना शुरू हो जाता है, लेंथेन और एक्टेन और कॉन्ट्रेक्शन भी आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एल्यूमिनियम गैलियम का साइज जो होता है वो सिमिलर होता है। ऐसे ही 4D ट्रांजिशन सीरीज और 5D ट्रांजिशन सीरीज का भी साइज क्या होता है? सिमिलर होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आपके पास जो बोरोन फैमिली है, क्या होता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और ये इंडियम। ठीक है, तो यहाँ पे साइज का ऑर्डर क्या रहता है बच्चों? सबसे ज़्यादा तो आप मानिए इंडियम का है, वो तो है ही। इनका क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है, और इससे ज़्यादा ही होता है। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है आयनिक रेडियस। यहाँ से स्टेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। देखो क्या है, अगर आप रेडियस की बात करते हैं, ठीक है, उसमें 2-3 स्पीशीज होती हैं। आपको पता है कि भाई एक न्यूट्रल हो जाएगी, एक कैटाइनिक हो जाएगी, ठीक है, एक कैटाइन आपको मिल जाएगा जैसे Na पॉजिटिव है, एक आपके पास न्यूट्रल मिल जाएगा जिस पे कोई चार्ज नहीं है, और एक आपको क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ नहीं मिलेगा, इसको XYZ एलिमेंट मान लीजिए, सोडियम, क्योंकि नेगेटिव में नहीं आएगा बच्चों। ये जस्ट एग्जाम्पल मान लीजिएगा, जस्ट एग्जाम्पल, सीरियसली नहीं होगा ऐसा कि एक पॉजिटिव में है, एक कोई चार्ज नहीं है, और एक ये Na क्या है? नेगेटिव फॉर्म में है। तो आपको ये बताना है कि रेडियस ज़्यादा किसका होगा। ठीक है, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करा, दिमाग से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इधर इधर ध्यान दीजिए। क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, अपने क्या कर दिए हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे आ गया है। जैसे उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? छोड़ दिया है। प्रोटॉन तो नहीं गया है ना बच्चों, ध्यान से समझो मेरी बात। प्रोटॉन तो वहाँ पे नहीं गया है ना, प्रोटॉन तो उस न्यूक्लियस के, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वहाँ पे वो क्या शो करता है? एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म वो शो करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे समझाएं कि पहले क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए थे, एक बाहर चला गया, एक क्या है? बाहर चला गया। टीचर तो वही है, वो पहले जो कंट्रोल कर रही थी उनको भी कर रही थी, एक वहाँ चला गया, तो जो 9 बच्चे रह गए वो तो और बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उनका साइज क्या हो जाता है? घट जाता है। मतलब जो आप, अगर इसका मतलब ये भी है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज कम होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उतना साइज कम होगा। जैसे आप ये करो, ऑर्डर लगाओ, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ज़्यादा साइज होगा Na पॉजिटिव का, फिर Mg2 पॉजिटिव का, सबसे कम साइज हो जाएगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का। इसका उल्टा नेगेटिव वालों में होता है बच्चों। क्या होता है नेगेटिव वालों में? जिसका नेगेटिव एनायन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों, एक ही टीचर है, बच्चे उतने ही है, प्रोटॉन नहीं आ रहे हैं, प्रोटॉन नहीं आ रहे हैं, मतलब कि टीचर उतना ही है। न्यूक्लियर चार्ज, बात समझ में आ रहा है? जो न्यूक्लियस पे चार्ज है, प्रोटॉन तो नहीं बढ़ रहा ना कहीं से, तो वो तो उतना ही है। मतलब आप क्लास में टीचर वही है, आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हो अपनी शेल में,
मतलब कि दूसरे से रिलेट करें कि क्लास में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, टीचर वही है, तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो बच्चे भागना शुरू कर देंगे ना, बाहर भागना शुरू कर देंगे। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज ज़्यादा। जैसे N3 नेगेटिव का साइज ज़्यादा होगा, फिर O2 नेगेटिव का साइज ज़्यादा होगा, फिर F नेगेटिव का, ठीक है, सबसे ज़्यादा जितना नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज होगा। बात समझ में आई गई होगी, है ना। तो अगर आप ऑर्डर लगाओ ना, तो सबसे ज़्यादा साइज होता है अपने पास एनायन का, फिर होता है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, और सबसे कम जो साइज हो जाता है बच्चों, वो किसका होता है, कैटायन का होता है। तो अगर आपको ऐसे दे रखा हो ना, A नेगेटिव A और A पॉजिटिव, तो सबसे साइज ज़्यादा हो जाएगा जिस पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। फिर जिस पे चार्ज है ही नहीं, और सबसे कम किसका हो जाएगा, पॉजिटिव वाले का। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा साइज होगा। ये मैंने साइज, अच्छा ठीक है, वो नेगेटिव वाले में। और जहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा बच्चों, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतना साइज क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। और ज़्यादा अगर आप पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो तो वो उतना कॉम्पैक्ट होता जाएगा, साइज कम होता जाएगा उस चीज़ का, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ एक आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक या दो करोगे, कितने करोगे? चलो, एक तो आपको ये बताना है, ये खुद कर लेंगे आप शायद। एक तो इसका ऑर्डर बताना है, फिर मैं बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा साइज होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज होगा, ठीक है। फिर बात आई कि फिर दूसरे पे आ जाता है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, फिर उसका साइज आता है। सबसे कम वो होता है जिस पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लगाओगे उतना साइज उतना कम होता जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। फिर आपको लगाना है ऑर्डर F नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव में, ठीक है। फिर आप लगा देंगे, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है, P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Ca2 पॉजिटिव और K पॉजिटिव, ठीक है। इसका ऑर्डर आपको बताना है इन तीनों का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इग्नोर मत करिएगा। फिर बात आ जाती है बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी की। किसकी आ जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी की आ जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि भाई किसी चीज़ को आयन में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल सी बात है। अब आपके पास सोडियम है, क्या है बच्चों, सोडियम, इसको आयन में कन्वर्ट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने के लिए दो एनर्जी हो सकती है, आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, उसी को आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, ठीक है, लेफ्ट से किसकी तरफ जाओगे, राइट की तरफ जाओगे, तो सबको पता है Z इफेक्टिव बढ़ेगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना। तो अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा बच्चों, Z इफेक्टिव, तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी तो बढ़ेगी। इसके आप समझ सकते हो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक ही शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, साइज कम होता जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अगर टॉप टू बॉटम, क्योंकि साइज डिक्रीज हो जाएगा, और एक साइज डिक्रीज नहीं, साइज इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, क्योंकि नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा। तो एक इतने में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, और एक इतना एटम है, यहाँ न्यूक्लियस बैठा है, ये आराम से भाग जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, थोड़ी सी एनर्जी दो और बाहर, ठीक है। तभी आपको पता है सीजियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। वो फटाफट इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी दोगे और वो बाहर निकल के भाग जाएगा, ठीक है। यही क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और अगर आप बात करो आयनाइजेशन एनर्जी की, तो इनर्ट गैसेस की सबसे ज़्यादा होगी। इनर्ट गैसेस की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अभी आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट आएगा, वो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ तक इतना इसको पढ़ोगे, सेकेंड पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है।